मशरक़े वुस्ता दे विच आखिर चलदा की पिया मुज़ाकरत हुंदे है कि नहीं हुंदे, कोई पायदार अमल, कोई मुस्तकिल हल निकलदा है नहीं निकलदा। जिस तुहानूं कहा सी कि मेरे और तुहाडे जिहड़ा ना दिमाग दे विच बहुत सारे सवालात होणगे, इन्हां सारे सवालों का जवाब लवांगे। प्रोग्राम के इस हिस्से दे विच मैनूं ज्वाइन कीता मेरे नाल मौजूद ने साबिक सफीर और दफाई तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड सईद एम खान साहब। सईद साहब वेलकम करने अपने प्रोग्राम दे विच और तुहानूं बड़ी वुसअत हासिल है इस सारे सब्जैक्ट दे उत्ते। और मैं पहला सवाल करना चाहांगी कि अमरीका और ईरान के दरमियान जिहड़ी जंगबंदी की डेडलाइन है वो तकरीबन कुछ घंटे रह गए, खत्म होने वाली है, ठीक है। तुहानूं की लगता है कि इस जंगबंदी दे विच कोई तौसीह होगी या कोई मामला फिर जंग या तबाही तरफ लेके जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमाइला, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन टू योर प्रोग्राम। मेरे ख्याल में ये आप एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका किसी के पास कोई हतमी जवाब नहीं है सिवाय प्रोबेबली पाकिस्तान में 2 या 3 अशखास की। लेकिन हम सिर्फ जो हम अपने आंखों के सामने वाकयात होता देख रहे हैं उनके ऊपर एक एनालिसिस आपको पेश कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात जो हैं जिसको हम इस्लामाबाद टॉक 2 का नाम दे रहे हैं, ये हो जाएंगे और मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 दिन में उनको हो जाना चाहिए। इस वक्त जो हम और मैं ये 2-3 वजूहात की बिना के ऊपर ये बात कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी अमेरिका के 13 जहाज जो हैं वो पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं एडवांस पार्टी को लेकर। अब सिर्फ जेरेड कुशनर और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के 2 जहाजों में आना है। अमेरिका इतनी ज्यादा मूवमेंट ना करता अगर उसको किसी ना किसी लेवल के ऊपर ये अश्योरेंस ना होती कि ईरान वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि पिछले 24 से 48 आवर्स के बीच में ना सिर्फ पाकिस्तानी मॉडरेटर्स नहीं, जिनमें हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं, along with the deputy prime minister इसहाक डार साहब, और जो पूरी दुनिया में जो अमेरिका के और ईरान के दोस्त हैं, जिनमें मैं तुर्किया, मिस्र, चीन और रूस को शामिल करना चाहूंगा कि और सऊदी अरेबिया, ये आप इन कंट्रीज के अंदर एक बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक एक्टिविटी देख रहे हैं। और जब अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ेगा उसके हलीफों का, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अमेरिका जो है कोई इस तरह के सिग्नल्स अगले 24 से 48 आवर्स में जरूर देगा जिससे एस्केलेशन नीचे आएगी और ईरान जो है वो इन टॉक्स के अंदर शामिल हो जाएगा। सो लेट्स प्रे एंड होप शमाइला कि ये टॉक्स हो जाए, क्योंकि ये अगर टॉक्स ना हुई तो मेरे ख्याल में दुनिया ना सिर्फ एक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ चली जाएगी बल्कि बहुत सारे ममालिक के अंदर रिसेशन और डिप्रेशन शुरू हो जाए। अच्छा, वैसे जिस तरह तुसी कहा है ना कि भी अगर इन्ना ज़्यादा वो अमरीकी जी डेलीगेशन है वो इतने हाई प्रोफाइल जो लोग ने वो कभी भी इतने पाकिस्तान दोबारा ना आते अगर मुज़ाकरत दे विच कोई मस्बत पेशरफ्त ना होंदी। लेकिन तुहानूं नहीं लगता कि ये जिद की जी पॉलिसी हैगी है डोनाल्ड ट्रंप की और जी ये आबना हुरमुज़ के उत्ते नाकाबंदी की हुई है, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट मुज़ाकरत की टेबल के उत्ते बैठने वास्ते कि गलबात करने वास्ते कि एक पासे तो तुसी कहने हैं कि जी सानू मुआहदा करके दो, दूसरे पासे तुसी बदमाशी भी करते हैं, अखां भी कढ़ते हैं। सो ये जो नरमी है अपने मजाज दे विच वो कितनी इंपॉर्टेंट है इन्हां मुज़ाकरत दे मुस्तकिल होने वास्ते? शमाइला, आपने बहुत अच्छी चीज की तरफ निशानदेही की है। देखिए, जब भी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर मुज़ाकरात होते हैं तो जनरली वो क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो बाहर के असरात हैं वो उन नेगोशिएशंस के ऊपर असर ना करें। और जब एक जो दोनों पार्टीज हैं उनको ये पता होता है कि हम इस कमरे में जो बात करेंगे वो बाहर नहीं जाएगी, तो फिर वो खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं और एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में इन नेगोशिएशंस के अंदर जो सबसे जो क्या कहते हैं एक नापसंदीदा चीज हुई है वो ये हुई है कि अमेरिका जो है वो पब्लिक डिप्लोमेसी कर रहा है, प्राइवेट डिप्लोमेसी नहीं कर रहा।
रोजाना चंद इस तरह की ट्वीट्स आ जाती हैं जो दूसरी पार्टी यानी ईरान को अपसेट कर देती हैं और उनकी पोजीशन अपने जो पब्लिक है उसके सामने क्वेश्चनेबल कर देती हैं। देखिए, ये जंग जो है 45 डेज में, मैं हमेशा कहता हूं कि लॉजिकल से इलॉजिकल डोमेन में चली गई। मिलिट्री खत्म हो चुके हैं और सिर्फ सोशो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट किया जा सकता है। और अगर आप प्रेसिडेंट ट्रम्प की धमकियां भी सुने तो वो आप कह रहे हैं कि जी कि मैं पुल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स को उड़ा दूं, ठीक है ना। वो ईरान के तो प्लांट्स को उड़ा देंगे, लेकिन फिर क्या ईरान हाथ पे हाथ रखे बैठा रहेगा? तो वो इन रिटर्न इजराइल और गल्फ स्टेट्स के इलेक्ट्रिकल जनरेशन प्लांट्स और पुल उड़ा देगा और ये पूरा इलाका जो है ये दहाइयों पीछे चला जाएगा। सो मेरे ख्याल में अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प सिंसियर हैं नेगोशिएशंस के लिए तो उनको किसी को समझाना चाहिए कि ये आप ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरी पार्टी को अपसेट कर रहे हैं और आप कुछ 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के लिए अपने ट्विटर अकाउंट को बंद कर दें ताकि नेगोशिएशंस हो सकें और एक मिडिल ग्राउंड फाइंड कर ली जाए। कोई भी महिला जब डिप्लोमेट्स बैठते हैं ठंडे दिमाग के साथ बैठते हैं और एक रास्ता आगे का ढूंढना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल ना ढूंढा जा सके। और ये जो 10 पॉइंट्स है जिनके ऊपर नेगोशिएशंस हो रही हैं, इनमें से 1 या 2 ही स्टिकिंग पॉइंट्स हैं और उन स्टिकिंग पॉइंट्स को ऊपर भी एक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है जो दोनों लोग जो है अपनी अपनी पब्लिक को बेच दें ताकि दोनों को एक नोशन ऑफ विक्ट्री मिल जाए और दोनों कॉम्बैटेंट्स जो हैं वो अपने अपने लोगों के सामने सुरखरू हो जाए। मतलब दोनों पार्ट्स ने ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਆਣਗੇ और ये गल्लां काफ़ी रद्द हो गई जो अज ये खबर आ रही ने कि जेडी वैंस जिहड़े ने वो पाकिस्तान दोबारा आते पे है। ये पीछे किहड़ा जिहड़ा ना वो ऐसी कोई गल हो सकती है, कोई हकीकत छुपी हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं आ रहे बल्कि वो दोबारा जेडी वैंस को भेजते पे है? शमाइला, मेरे ख्याल में अभी जो है ना जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो नहीं हुआ है, ठीक है ना। दोनों के दरमियान पीस डील नहीं हुई है। सो प्रेसिडेंट ट्रंप इधर आके वो नेगोशिएशंस तो टीम के साथ नहीं करेंगे क्योंकि उनके बराबर के जो है प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान वो तो नेगोशिएटिंग टीम का हिस्सा नहीं है। सो जो हमेशा जो है ना मुज़ाकरात बराबर के लोगों में होती हैं। सो अगर वहां से स्पीकर बालिकाफ आ रहे हैं तो यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं नहीं और, तो फिर आपको नहीं लगता कि हो सकता है फिर कोई तीसरा फेज भी आ जाए? मेरे ख्याल में जब फाइनल हो जाएगा एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि उसके साइनिंग के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप खुद तशरीफ लाएं और उस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट है वो फिर यहां से चले जाएंगे क्योंकि एज पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वो दोनों एक वक्त में एक जगह पे मौजूद नहीं हो सकते। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने भी इशारा दे दिया है कि ये भी एक्सपेक्टेड है कि डोनाल्ड ट्रंप भी आ सकते हैं साइन के लिए। अच्छा जी, अगर वो इसलिए जरूरी है कि अगर हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो इस वक्त जो है ना वो अपनी पॉपुलैरिटी के लोएस्ट ग्राफ पर है अमेरिका में और बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। सो वो चाहेंगे कि खुद मीडिया के सामने हो, वो अमेरिका से भी मीडिया के लोगों को लेकर आएंगे और फिर इसको एक मीडिया शो बनाना चाहेंगे ताकि पूरी दुनिया में और खास तौर पे अमेरिका में लोगों को ये बता सके कि उन्होंने एक्चुअली जंग जीती है और उन्होंने ईरान से एक जो JCPOA जो पहले 2015 में जो डील प्रेसिडेंट ओबामा ने की थी जो कि एक डेमोक्रेट थे तो मैंने उनसे बेहतर डील की। अच्छा, मेरा अच्छा आपने जो है ना वो फ्रीक्वेंसी माइंड की मैच करके मेरा अगला सवाल जो है ना वो यही था। ये बात जो बड़ी चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी ओबामा से अच्छा मुआहदा जो है वो होगा,
क्या फ़र्क लग रहा है आपको, क्या मुख्तलिफ होगा इसके अंदर? वैसे वो उस मुआहिदे में और इस मुआहिदे में क्या फ़र्क होगा? क्योंकि मैं इस सवाल का जवाब मैं आपसे तफसीली तौर पर चाहती हूँ, क्योंकि ये खबरें बहुत गर्दिश कर रही हैं, लोगों को पता हो कि आखिर ओबामा मुआहिदा आखिर है क्या था। देखिए, जो JCPO था ना, वो बेसिकली ईरान को की उस कैपेबिलिटी को खत्म करना था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो एनरिचमेंट है ना, वो अबव 96% होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एनरिचमेंट ही काफी नहीं है, उसके लिए आपके पास एक कंप्लीट सेटअप होना चाहिए कि आप उस यूरेनियम को वेपनाइज कर दें। अब वेपन का मतलब ये होता है कि अगर एक 5 किलो का वजन है, अगर आपने उसको किसी बॉम्ब के अंदर डालना है, तो वो बॉम्ब के अंदर उसको सही तरीके से फिट करने के लिए कि वो हजारों मील जाके सही तरीके से फट सके। बिल्कुल सही। इसको इसके लिए एक कंप्लीट एक अलग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, जो कि अमेरिका नहीं चाह रहा, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इजराइल इस दुनिया इस इलाके में एक वाहिद सुपर पावर रहे, और वही इजराइल ने उनको कन्विंस किया हुआ है, या जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसने अमेरिकन को कन्विंस किया है कि उसकी सर्वाइवल इस इलाके में सिर्फ उस वक्त है जब वो वाहिद न्यूक्लियर कंट्री इस इलाके में हो। अब जो है, उसके लिए जब प्रेसिडेंट ओबामा ने JCPO साइन किया, तो उसके अंदर उन्होंने ईरान के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगाई, जिसके अंदर यह भी शामिल था कि आप 3.6% से ज्यादा एनरिचमेंट नहीं कर सकते, और 3.6% के ऊपर आप उस यूरेनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सिविलियन पर्पसेस लाइक प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? सो ईरान वो उसके लिए उसको इस्तेमाल कर सकता था। आप जो है अपनी जो सारी न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनको आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की सुपरविजन या इंस्पेक्शन के लिए खोल देंगे, और हर 6 महीने के बाद आप अपनी इंस्पेक्शन कराएंगे, ताकि हमको ये अंदाजा हो सके कि आप जो है कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे। और अगर आपका कंडक्ट अच्छा रहा, तो कोई 10-15 साल के बाद हम देखेंगे कि हमने आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगाई हैं और जो आपके एसेट्स को हमने फ्रीज किया है, तो उसके ऊपर आगे नेगोशिएशंस हो सकते हैं। सो ये इन जनरल। अच्छा, वैसे इसके अंदर भी देखें ना, हमेशा ये होता है कि सईद साहब, हमेशा अमेरिका भी अपने मफादात को मद्देनजर रखता है, मतलब उन्होंने भी अपने मफादात बड़े अजीज होते हैं। इतना तो मतलब अखा बंद करके ईरानी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 47 साल की एक जमी हुई बर्फ है, उन्होंने नहीं तुसी तोड़ सकते इन्नी छेती। अच्छा, दूसरा है कि अगर हर चीज़ अगर हो भी जाए, अगर खिते दे विच पायदार अमन वास्ते पाकिस्तान सिर जिहड़ा ना अपना सिर जिहड़ा कहते ना कि फड़ के भी बह जाए इन्होंने दोनों मनाउण वास्ते, तां किसी हल तक पहुंच जावांगे। लेकिन जिहड़ा मेन पॉइंट है, लिबनान का मसला भी उत्थे दा उत्थे खड़ा है, और हिजबुल्ला भी खामोश नहीं हैगा। सो उन्होंने सॉल्व किए बगैर, उन्होंने जिहड़े इशूज़ ने उन्होंने सॉल्व किए बगैर इत्थे सिर्फ खाली अमरीका और ईरान के दरमियान क्यों मुज़ाकरात? क्योंकि असल मुज़ाकरात तो बनते हैं इजराइल और ईरान के दरमियान। यानी कहना मतलब है कि फ्रंट के उत्ते अमरीका आ रहा है, इजराइल का तो ना ही नहीं आ रहा। मतलब इस चीज़ के उत्ते कोई भी बंदा गल करने को तैयार नहीं हैगा। असल मुद्दा, असल प्रॉब्लम, असल मसला इजराइल और ईरान का है, विच अमरीका मतलब मैं खामखा नहीं। असल में इसलिए है कि मेरे ख्याल इजराइल ने अमेरिका को के साथ बहुत स्मार्ट प्ले किया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शमाइला, कि जंग तो इजराइल और ईरान की थी, लेकिन उन्होंने अमेरिका को आगे कर दिया। अमेरिका ने इस वॉर को ओन अप कर लिया, और अब ये जंग अमेरिका और ईरान की बन गई है। और यही एतराज प्रेसिडेंट ट्रंप पर अमेरिका में हो रहा है कि ये तो हमारी जंग ही नहीं थी, आपने इस जंग क्यों ओन अप कर लिया? ठीक है ना? और ये इसी चीज के ऊपर डेमोक्रेट्स जो हैं वो उनकी रेटिंग को उनको अनपॉपुलर कर रही है। मेरे ख्याल में देखिए, जो है ना, क्या कहते हैं, जो दोनों कंट्रीज अमेरिका और इजराइल के ना एक मेजर डिजाइन्स, और ये जो हम जंग देख रहे हैं ना, दिस इज ओनली एन ऑपरेशनल मेथड टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। इजराइल का हमेशा से ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि मैं मुसलमान कंट्रीज को कंट्रोल करूं, स्पेशली जो गल्फ और मिडिल ईस्ट में है, और कोई मुस्लिम कंट्री न्यूक्लियर ना हो। अगर आपको याद हो कि 1980s में 2-3 मरतबा पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लगी इस चीज के ऊपर के इजरायलीज आ रहे हैं कहूटा को तबाह करने के लिए।
और उन्होंने अपने जहाज इवन इंडिया भी भेज दिए पायलट्स के साथ, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली के बाइस वो ये टारगेट अचीव नहीं कर सके और अल्लाह ताला ने हमें एक न्यूक्लियर पावर बना दिया। और उसके बाद से हमारे और उनके ताल्लुकात जो है ना वो अब बराबरी के बेसिस पर है। लेकिन गल्फ और अरब कंट्रीज के बीच में तो उन्होंने, अगर आप देखें सिर्फ 2025 में शुमाला इजराइल ने 6 कंट्रीज को अटैक किया, बिल्कुल ऐसे ही है गल्फ और मिडिल ईस्ट के अंदर। सो मेरे ख्याल में जो है क्या कहते हैं, जो ये जंग बेसिकली इसलिए लड़ी गई थी कि इजराइल चाहता था कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, या वो पीछे रह के, जो आप कह रही हैं खामोश रह के, जो है ना, मैं किसी तरह ये जंग मुसलमानों के बीच में करा दूं, क्योंकि अरब्स और ईरान में एक शिया सुन्नी शिज्म तो है ना कि था जो इतने अच्छा ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਵੈਸੇ ਦਰਕਾਰ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮੁਖਤਸਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी न्यूट्रलिटी को कायम रखेगा, क्योंकि इस न्यूट्रलिटी ही की वजह से उसके पास ये पोजीशन है। और वेदर ये शमाला मुज़ाकरात सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते, जंग दोबारा शुरू होती है या नहीं होती, पाकिस्तान को उससे मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि, और खास तौर पे जो 2 कम्बैटेंट्स हैं अमेरिका और ईरान, इस चीज को समझते हैं कि हमने बहुत नेक नियति से सालिसी का किरदार अदा किया है। हमने दोनों पार्टीज को एक दूसरे के सामने बिठाने की बहुत सिंसियर कोशिश की है। सो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात हो ना हो, पाकिस्तान ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਈਦ ਐਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ।